नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म। ओके, और शायद आपको पता ही होगा कि अगर आप कंटिन्यूटी बना के फिजिक्स के लेक्चर को अच्छी तरीके से देख रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बताया जो हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है। बीएचयू के प्रीवियस ईयर जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बायो मैथमेटिक्स या नर्सिंग, जिसमें फिजिक्स आता है, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के, आए हुए हैं, आते हैं नहीं, जो आ चुके हैं ऑलमोस्ट, उनका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जा रहा है। और सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि केवल ऑप्शन में आपने देखा होगा कई सारे वीडियो में कि ऑप्शन ठीक है, पता चल गया। हम अगर आपको बताएं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसका अगर आप आंसर की जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, गूगल पे जाके सिंपली टाइप करना है, आंसर की मिल जाएगा। तो क्या वो आंसर की में लिखा रहेगा कि पहले का सी ऑप्शन अगर सही हुआ, देन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है कि सी ही सही हुआ या ए ही सही हुआ, ऐसा कुछ कहेगा? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन यहां पर जो हमारा सॉल्यूशन है, यहां पर इस सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि यहां पर जो हम कराएंगे पूरा आपको न्यूमेरिकल्स जो एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से उस टाइप के न्यूमेरिकल को अप्रोच करना है, काउंटर करना है, उसका अप्रोच वहां पे मीनिंग पता चलती है। क्वेश्चंस को लगा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए या गूगल पे कहीं सर्च करके जान लिए, नहीं, उस टाइप के क्वेश्चंस को अगर ट्विस्ट कर दिया तो हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ये जानना सबसे मच सिग्निफिकेंट बात होती है। तो आई होप कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के देख रहे होंगे। अब तक जो वीडियो को नहीं देखे हैं वो बीएचयू वर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी, स्थिर वैद्युतिकी और धारिता, जो चैप्टर हिंदी बोलते हैं धारिता और संधारित्र करके शायद एक चैप्टर है, वो हिंदी में बोलते हैं, और विद्युत धारा, ये 3 चैप्टर मैंने मोस्टली वहाँ पे पूरा कवर कर दिया है। और हमारे वीडियो का जो एक पैटर्न होता है, सबसे पहले हम लोग बीएचयू के क्वेश्चंस को लेते हैं, उसके बाद हम लोग IIT JEE मेंस के क्वेश्चंस उठाते हैं, या जो पहले AIEEE होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, उसके भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट होकर आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चंस क्या है। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है इस बीएचयू वर्ल्ड के चैनल पर। आइए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख रहा है कि एट ए प्लेस, किसी स्थान पर, हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले टेंशन ना ले, हिंदी लिखा हुआ है, at a place where earth magnetic field has zero vertical component, the dip angle is। हिंदी में अगर बोलें, उस स्थान पर जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है, नति कोण क्या होगा? एंगल ऑफ डिप को क्या बोलते हैं? नति कोण बोलते हैं। ओके, तो थोड़ा सा समझते हैं। चलो ऑप्शन बता देते हैं, 0 ऑप्शन सही है। हो सकता है कि आप लोग रटे भी हों, कुछ लोग रटे भी, मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा है कि ऐसे रटेंगे कि जहाँ पे पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक, जहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है, एंगल ऑफ डिप 0 होता है, एंगल ऑफ डिप 0 होता है, एंगल ऑफ डिप 0। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है? बस अगर आप यही जान लिए भाई साहब कि यहाँ पर ऐसा होता क्यों है, बस काम खत्म। आपको रटने की क्या जरूरत है? चाहे वर्टिकल 0 कर दो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल 0 कर दो, चाहे आप ऊर्ध्वाधर घटक 0 कर दो, या आप उसके समानांतर घटक 0 कर दो, पैरेलल जो कंपोनेंट होता है। अच्छा ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, हम आपको बताएं एक बात, बहुत सिंपल सा आप फार्मूला पढ़ के आए होंगे। tan i इक्वल्स टू क्या होता है? V/BH। ये मोस्टली हर एक बुक में मिल जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स रखते हैं, वो भी ऐसे बना के रखे होंगे, जहां पे आई आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप है। आपका क्या है? एंगल ऑफ डिप या नति कोण है। हिंदी में कहते हैं नति कोण या नमन कोण भी बोलते हैं। नमन, नमस्कार, नमन कोण। अच्छा, ये क्या है आपका? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। VB मतलब ये हमारा ऊर्ध्वाधर है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल को हिंदी में समानांतर शायद बोलते हैं, नहीं क्षैतिज बोलते हैं, हाँ सॉरी, ये क्षैतिज घटक हमारा है। तो ये हमारा रिलेशन होता है। अच्छा, ये रिलेशन आप रट लिए हैं, कहीं से याद कर लिए हैं, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं उससे। लेकिन मेरा मोटो यहाँ पर ये है कि ये कैसे आया। अगर आप इसको जान लिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अप्रोच करने में, चाहे आपका ऊर्ध्वाधर घटक 0 हो जाए, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए, 45 हो जाए, 35 हो जाए, आई डोंट मैटर, हम इसको सॉल्व करके पूरा जाएंगे अच्छी तरीके से। तो देखते हैं हम लोग कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे।
हाँ हाँ चलो इधर बैठो। आओ हम लोग देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से अप्रोच करेंगे। देखो होता क्या है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब आप पूरा देखो, यहाँ पे पॉसिबल तो है नहीं कि मैं पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ा सकूं, लेकिन जो क्लासरूम में हमारे बच्चे हैं जो पढ़े हैं हमसे, वो बिल्कुल पूरा अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा मैग्नेटिज्म बताना पॉसिबल नहीं है। देखिए होता क्या है कि जब आप निकालेंगे जो अर्थ होती है, ऐसे मान लेते हैं हमारा ये अर्थ है, और हम लोग ये सपोज करके चलते हैं कि अर्थ के सेंटर पर हमारा एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसा करके मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। हाँ, डाइपोल का हिंदी क्या होता है? द्विध्रुव। इस टाइप का रखा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कोई गया क्या, उठाया और मशीन क्रेन लेकर खोदते खोदते अंदर गया, देखा अरे डाइपोल रखा हुआ है वहां पे, ऐसा तो है नहीं। ये हमारे दिमाग का एज्यूम्पशन है, हमने मान के चला है कि भैया ऐसा है, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं मानेंगे तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, आपने पढ़ा होगा यार, होता है कि नहीं बताओ? होता है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, तो ये कहाँ से पूरी आती है प्रॉपर्टी? अब आप सोचो, जब ज्वालामुखी आती है, जब क्या आता है, ज्वालामुखी जब आता है, तो जब वो उसका जो है विस्फोट होता है, तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, आयरन की बहुत सारी चीज निकलती है। तो ये सपोज करके गया है वो सारी चीजें सेंटर में है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसा सपोज करके चलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप सारा चीज ड्रा करोगे तो आप ये पाओगे एक चीज कि यहाँ पे जो BE होता है, रुको भाई बताते हैं, 1 मिनट, अभी समझ में नहीं आएगा ना, रुको बताता हूं। ये हमारा जो BE है, ये हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? नेट। ये हमारा क्या है? नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। किसका? ऑफ अर्थ, पृथ्वी का। ये हमारा पूरे अर्थ का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। ओके, बहुत बढ़िया। ये BE हमारा, आप पूरा ड्रा करोगे, आपने देखा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, एक अप्रोच आपको मिल जाएगा। आप इतना याद रखोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा, डोंट मैटर। अब देखो यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब क्षैतिज। देखिए हिंदी वालों, मैं आपको हिंदी बताने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, कहीं गलती हो जाएगा तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत परफेक्ट हिंदी नहीं आ रही है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक शायद बोलते हैं इसको, लेकिन आप लोगों की सुविधाओं, आप लोगों का दर्द हम समझ सकते हैं। और ये हमारा होता है VB बोलते हैं, और इसको लिख लो आप BH। देखो इंग्लिश, भाई हिंदी पढ़ने का क्या फायदा, थोड़ा सा कहीं पर क्षैतिज काम लगा, लेकिन इंग्लिश पढ़ने का फायदा हुआ कि हॉरिजॉन्टल से H निकाल के यहाँ पे H रख दिया, तो हमको पता चल गया भाई साहब कि BH हमारा ऐसा हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा BH हुआ, ये हमारा VB हुआ, और ये हमारा क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट, V से वर्टिकल, ऐसे याद रखो आप लोग, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। ये हमारा क्या हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। अब सोचो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? लोग समझ नहीं पाते हैं, पूरी मैग्नेट पढ़ के खत्म कर देते हैं। एंगल ऑफ डिप, नमन या नति कोण क्या होता है, समझ नहीं पाते हैं। अब समझो, हॉरिजॉन्टल घटक, देखिए आधा हिंदी आधा इंग्लिश, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या क्षैतिज घटक, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो पृथ्वी का, उसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं I, और I होता है एंगल ऑफ डिप। इस I को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं नमन कोण या नति कोण, जो भी आप कह लो। अब बात पूरी समझ गए ना? इसके बीच का हम लोग क्या कहते हैं? I कहते हैं। चलो अब देखो, अब एक बात हमको बताओ आप लोग, कंपोनेंट को डिवाइड करना आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 11th में, कैसे डिवाइड करते हैं? हम BE का हॉरिजॉन्टल घटक लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखते हैं, क्षैतिज घटक इसका, तो क्या हो जाएगा? 1 मिनट हमको बताओ, यहां से देखो BH बराबर BE cos I, अरे यार इतना तो जानते हो, और BV हो जाएगा BE sin I। अरे भाई साहब, BH हॉरिजॉन्टल इधर गया और वर्टिकल इधर गया, और हॉरिजॉन्टल और इसके बीच का कभी स्टेटमेंट देके पूछ लेता है व्हाट इज एंगल ऑफ डिप, नति कोण से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ इसके बीच का एंगल होता है हमारा, ये देखो हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन सेकंड, डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से, यू विल गेट, यहां से देखो ये BB को ऊपर करो और VH,
तो यह क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन कॉस आई। यहां से आप लिख सकते हो tan आई, और tan आई इक्वल टू होता है VB अपॉन VH। ये फार्मूला अब यहां से इतने सारे प्रक्रियाओं के बाद में हमारा फार्मूला निकल के आया, और जो मैंने यहां पे डायरेक्टली लिखा था। अब आपका क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, जहां पे ऊर्ध्वाधर घटक शून्य है, वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 0 है। अरे अब तो मजा आ गया चाचा। अब देखो यहां से देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर वाला है 0 हो गया, मतलब VB इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब tan I हमारा 0 हो गया, और tan I 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ tan I इक्वल टू tan 0, I इक्वल टू 0। खत्म कहानी। एंगल ऑफ डिप, नदी कोण या नमन कोण 0 हो गया। अगर यही कहा देता कि आप बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 0 हो जाए तो फिर हमारा कितना होगा घटक, आय हाय देख लो, अगर हमारा VH हो जाए 0 तो हमारा tan I हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। 0 से डिवाइड करोगे इनफाइनाइट नहीं आएगा क्या, और इसको ले सकते हो tan 90, तब हमारा I क्या हो जाएगा 90, और I 90 होने का मतलब, I 90 होने का मतलब, और देखो I के 0 होने का मतलब हमारा नेट कहाँ चला गया है, हॉरिजॉन्टल पे चला गया। एग्जैक्टली करेक्ट। आई होप कि आपको ये पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा छोटा सा मोटा सा क्वेश्चन इज सेइंग दैट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पे दुविधा क्या है, डायलेमा क्या है, वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। जैसे हिंदी मीडियम वाले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामैग्नेटिक। अच्छा, तो आप हिंदी पे आएंगे कि पैरामैग्नेटिक का हिंदी क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, ये क्या मतलब पैरामैग्नेटिक की हिंदी पैरामैग्नेटिक। मतलब आपको पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की हिंदी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। ओके, मेरा क्वेश्चन बताने का, और मैं देखा हूं कि जो हिंदी से हैं उनको डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसको हिंदी क्या होती है वो समझने में उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा मैं हिंदी लिख देता हूं, अगर गलती से हिंदी कहीं गलत लिखा जाए तो आप लोग प्लीज इंप्रूव कर लीजिएगा उसको। अब देखो फेरो का मतलब क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का जो मतलब होता है लौह चुंबकीय होता है। अब जाके फील आया सर जी, लौह चुंबकीय तो पढ़े थे। फेरोमैग्नेटिक पहला, और दूसरा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्या होती है, डायामैग्नेटिक ये होता है प्रतिचुंबकीय। डर लग रहा है हिंदी भी लिखती हो कहीं गलत हो जाए। तीसरा ये डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, और ये एक होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। आप थोड़ा हिंदी प्लीज मिला लीजिएगा, शायद मेरे हिसाब से तो सही है। पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक। आप हिंदी से मिला लीजिए, मैं इंग्लिश में बताता हूं आपको इधर। अच्छा, क्या कह रहा है ये, हाइड्रोजन एटम हमारा पैरामैग्नेटिक है। क्या आपको पता है, डू यू नो अबाउट, क्या आपको पता है कि व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायमैग्नेटिक और व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्या क्या होती है सब चीजें। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें कुछ ना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, शायद उसको अयुग्म बोलते हैं। युग्म माने जोड़ा होता है, युग्म माने जोड़ा होता है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब एक खाली बैठा रहेगा, इसका जीवन साथी ही नहीं मिल रहा है। मतलब डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक ऐसा होता है, मान लो ऐसे डिब्बा, अरे केमिस्ट्री पढ़े होगे, केमिस्ट्री में अगर आपसे कहते हैं कि Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो आप क्या करते हो, 1s2 करते हो, 2s2 करते हो, 2p कितना जाएगा, 6 जाएगा क्या, और ये करते हो 1s2 2s2 2p6 3s1। अब हम पूछे कि सोडियम क्या है, आप कहोगे सर पेयर्ड, सर पेयर्ड, सर पेयर्ड, मतलब सर ये S कहने का मतलब है S हमारा जो सबसेल होता है, उपकोष, शायद उपकोष ऐसे कुछ बोलते हैं। लेकिन जब हम पहुंचे 3s1 पे पता चला एक अकेले आदमी बैठा, यार यहाँ पे तो सबकी शादी हो गई, ये बेचारा अकेले बैठा हुआ है, अनपेयर्ड है, और इसका नाम हमने क्या दिया, इसका नाम हमने दिया पैरामैग्नेटिक। इसका नाम हमने क्या दे दिया, पैरामैग्नेटिक। मतलब जिसके पास में एक अकेला आदमी है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन अपना घूम टहल रहा है, सारा मार्केट उसी के हाथ में है, तो अपना वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक कहलाएगा।
आई थिंक कि आप समझ चुके होंगे बात को हमारे अच्छी तरीके से क्या होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु मतलब हाइड्रोजन एटम। अच्छा, एक हाइड्रोजन एटम, आपको पता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल? इतना तो आपको पता होगा। एटम मतलब परमाणु होता है, परमाणु, मॉलिक्यूल का मतलब अणु। चलो ठीक है, तो हिंदी की बात। अब हम H का देख रहे हैं। H का क्या होता है? 1H1 होता है। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आनी चाहिए। 1H1 होता है। अच्छा, इसका करोगे जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1S1 आएगा। हमने कहा बताओ क्या है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? आप चिल्ला के कहोगे अरे सर अभी आपने बताया है कि जिसके पास अनपेयर्ड होगा वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। तो ये तो यार कह रहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन एटम है। अब मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल क्या होती है? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अब मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल क्या होता है? H2 होता है। क्या होता है? H2 होता है। मतलब उसके पास एक H के पास एक था, 2H हो गए मतलब 2 हो गया, पेयर्ड हो गए, उनकी जोड़ी बन गई। अगर जोड़ी बन गई तो एक फेर हटाओ, फेरी हटाओ, पैर हटाओ, डायमैग्नेटिक हमारा सही हो जाएगा। H2 नहीं समझ में आया? देखो ये हमारा H, ये हमारा H। अब मैं तो केमिस्ट्री पूरा पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे, खैर। तो ये देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन, एक इसके पास इलेक्ट्रॉन। आओ भाई मिलके बना लेते हैं अपना जोड़ा। तुम्हारी भी पहिया गायब, एक तुम्हारी भी एक पहिया गायब, दोनों को जोड़ देते हैं, गाड़ी बन जाए। 1-1 देख लो, पेयर हो गए। अब बात समझ में आ गई, फील आ गया क्वेश्चन का कि कैसे हम लोग करेंगे इसको। मजा आ गया एकदम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक कैसा सब्सटेंस होता है? डायमैग्नेटिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है। डायमैग्नेटिक की हिंदी क्या होती है? प्रतिचुंबकीय। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ होता है जिसमें हमारा पूरा पेयर्ड में होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन। आई होप कि आपको ये आप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी डिलीट हो गया क्या? चलो इतना तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। फेरो है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन है फिर से। क्वेश्चन क्या लिख रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द परमानेंट, क्या कह रहा है? द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स ऑफ ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज। देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, रोकें और बताएं क्या होगा इसका आंसर। क्या कर रहा है? अच्छा देखो यहाँ पे लिख दिया है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और यहाँ पे लिख दिया है डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब माई हिंदी इज सही, कहाँ गया? पैरा। हाँ ठीक है, सही है ना? प्रतिचुंबकीय डाया पर। हाँ, माई हिंदी सही है। हाँ चलो, द परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो, अब चाहे वो परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, उसका अस्थायी चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? क्या होगा? अब ऐसा नहीं क्या होगा मतलब फार्मूला आपसे पूछना चाह रहा है। वो पूछ रहा है ज्यादा होगा, कम होगा, माइनस में चला जाएगा कि 0 होगा। अब इससे ज्यादा तो चांस ही कुछ नहीं बन सकता है भाई साहब। सब उठा के चांस रख दिया है। अच्छा क्या लगाएं हम इसमें, कैसे लगाएं हम इसमें? चलो देखते हैं। आपको पहले सिंपल बताते हैं कि इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करते हैं। अच्छा रुको, पहले 1 मिनट और बताते हैं। अरे जा भाई तुम भी। देखो सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लो कि होता क्या एक्चुअली में। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डायमैग्नेटिक। भाई हिंदी वाले हिंदी बता चुका हूँ, कोई दिक्कत मत लेना। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। चलो बहुत बड़ा नहीं लिखवाऊंगा, थोड़ा सा लिखवाऊंगा, मतलब थोड़ा सा जो इसका मेन पॉइंट है आप समझ लो। क्या होती है सबसे पहली बात? पैरामैग्नेटिक। मेरा क्वेश्चन है पैरामैग्नेटिक में। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज पैरामैग्नेटिक? जिसमें पेयर्ड जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए, जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए। चलो दूसरा पॉइंट क्या है? ये शॉर्टकट में है, पूरा बस आप फील आ जाएगा थोड़ा बहुत कि क्या हो रहा है इसमें। डाया मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो? डाया मतलब 2 होता है। तो अगर डाया मतलब 2 होता है मतलब फुल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई साहब पेयर्ड मतलब युग्मित होता है हो, और ये अयुग्मित हो जाएगा। चलो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसके बारे में मैं केवल एक शब्द लिखूंगा कि इट इज जेन्युइन। मतलब क्या होता है
जेन्युइन का मतलब कैसे समझाएं हिंदी में इसको? मतलब ये सामान्य, ऐसे लिखो जेन्युइन और जनरल। मतलब अपने आसपास आप जितने भी चुंबक देखते हो, आपने शायद खेला भी होगा कि ले जाके मिट्टी में ले जाते हुए ऐसे कि देखते हैं कितना सारा उसमें वो रखा हुआ, तो आप चुंबक बांध के ऐसे लेकर जाते थे खींचते हुए। या आप ऐसे देखिए अपने घरों में, जो आपके घरों में मिलता है चुंबक, आप उसको सटाते सट पूरा चिपक लेता है, तुरंत चिपक लेता है ना वो किसी चीज दूसरे को। तो जो परमानेंटली हो, मतलब जो जिसको भगवान ने ही बना दिया, चलो भाई तुम मैग्नेट बन जाओ, तू असली में ही मैग्नेट हो, तुम्हारा नाम ही मैग्नेट, मतलब तू असली वाले हो, तुम्हारे में ना पेड़ ना पेड़ कुछ नहीं, तुम ऑलमोस्ट हो, कहीं भी पड़े रहो, चाहे धरती पे रहो, आकाश पे रहो, कहीं भी रहो, तुम्हारे अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। मतलब तुम्हारे अंदर जनरल है, इसका मतलब तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक है, जैसे आयरन मान सकते हो आप। इसमें जब आप आयरन मानोगे, उसी टाइप का ये हमारा एग्जांपल है, फेरोमैग्नेटिक मुझे ज्यादा सोचना नहीं है। अच्छा, इसका एक प्रॉपर्टी और होता है, लेस मैग्नेटाइज्ड होता है। इन द अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, या ऐसे लिख लो, बहुत बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखवाना है मुझे, लेस मैग्नेटाइज्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ ये सही रहेगा। हिंदी वाले समझो, लेस मैग्नेटाइज्ड, बहुत कम वो मैग्नेटाइज्ड होता है, मतलब चुंबकित होता है, बहुत कम चुंबकित होता है वाह क्षेत्र में। लेस मैग्नेटाइज्ड होता है एक्सटर्नल फील्ड में, मतलब आप कोई उस पदार्थ को लिए हो, बाहर से हम एक लेकर आए चुंबक, हमने कहा भाई इसके ऊपर कुछ इफेक्ट डालो, अपना जादू चलाओ इसके ऊपर, तो कह रहे यार ये तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो मतलब चुंबकित नहीं हो रहा है, तो उस टाइप का एलिमेंट होता है। ये क्या करता है, ये इसके अपेक्षा ज्यादा होता है मैग्नेटाइज्ड, इस पे लिख सकते हो आप मैग्नेटाइज्ड। और जो हमारा हाई बैठा है ना, ये हाईली मैग्नेटाइज्ड होता है। ये हाईली मैग्नेटाइज होता है, मतलब अरे भाई अभी बताया चुंबक लेकर आओ और तुरंत एक दूसरे दूसरे चुंबक लगा चपक लेता है तुरंत, हाईली मैग्नेटाइज होता है वो। ये होता है, इससे ज्यादा होता है, इससे कम होता है ये। अच्छा, इसमें क्या होती है, एक कहानी और होती है इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मोर होती है, इसमें लेस होती है। और भैया इसमें क्या होगा, मच 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 होता है, मच मच जितना लिख पाओ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। एक पॉइंट और लिखना है, ये क्या होता है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखो रॉड गेट्स, इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, रॉड गेट्स रीअरेंज्ड। बता रहा हूं क्या होता है, मतलब लिखा रॉड परपेंडिकुलर, देखो साइन बना रही हूं, परपेंडिकुलर टू दी एक्सटर्नल फील्ड। मतलब अगर कोई पैरामैग्नेटिक रॉड है, आप उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिए, उससे खड़ा हो जाएगा तो उसके मतलब परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा। क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये रॉड, बस ये पॉइंट कभी कभी पूछता है परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ना ये परपेंडिकुलर होता है ना ये परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट पे लिख लो, इसी पॉइंट को यहाँ पे दोहराना है 2D एक्सटर्नल फील्ड, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये पैरेलल हो जाता है और ये भी पैरेलल हो जाता है, ये भी पैरेलल हो जाता है और ये भी पैरेलल हो जाता है। एक पॉइंट और आप लिख लो, एक पॉइंट यहाँ पे लिखवा देता हूँ, उसके बाद में सारा मैटर सॉल्व। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, जो हमारा इधर वाला है, पहला वाला, उस पे आप लास्ट पॉइंट लिखना कि इट अट्रैक्ट द एक्सटर्नल फील्ड। अरे सही सुधार, एक्सटर्नल फील्ड ये क्या करता है, इट अपोज, ये भगा देता उसको, एक्सटर्नल फील्ड को, एक्सटर्नल फील्ड। और ये क्या करता है, इट अपोजेस और इट हाईली अट्रैक्ट बाय द एक्सटर्नल फील्ड। समझ के बाद बस इतना सारा, इतना आपको जानने के लिए बहुत हो गया कि अगर आप इसको उठाते हैं और ले जाके किसी बाहरी क्षेत्र में, वह क्षेत्र में रखते हैं, तो क्या करेगा वो, उसके अट्रैक्ट हो जाएगा, आओ भाई हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। ये क्या करेगा, अरे हटो हम अकेले नाश्ता करेंगे, तुम्हारे पास आस पता ना, तभी तो परपेंडिकुलर हो जाता है। ये हमारी सारी कहानी रही। अच्छा, इसका आंसर शून्य है, कैसे जीरो होगा, देखो प्रतिचुंबकीय का पूछ रहा है
अब हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखो मेन पॉइंट गड़बड़ा जा रहा है, बताओ सब सोचेंगे सर क्या बताने चले गए। परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता होगा m इज इक्वल टू क्या होता है IA। चलो आपको न्यूमेरिकली बताता हूँ, बहुत लोगों को न्यूमेरिकल से लगाना पसंद आता है, थ्योरी उनको थोड़ा कम पसंद आता है। एरिया तो आप बदल नहीं पाओगे कि एरिया 0 कर दोगे m 0 हो जाएगा, छी एक कैसे 0 कर सकते हो, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा तुम्हारा। I को आप 0 कर सकते हो। अब एक बात बताओ I कैसे आता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो I आएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो फिर हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। ये हमारा परमानेंट क्या है कि डायामैग्नेटिक है, मतलब इसमें सारे पेयरिंग में बैठे हुए हैं। मैंने आपसे क्या बताया, सभी की शादी हो चुकी है, सब पेयरिंग में है। हाँ समझ गए, मतलब सभी के पास ऐसे बैठे हुए इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे तो क्या एक छोड़ के जाने देगा, हे तुम जा, ऐसे थोड़ी का ना स्टेबल हो चुके हैं वो लोग। अगर यहाँ पे डायमैग्नेटिक ना पैरा कर देता तब 0 नहीं लगाते हम ना, 0 कैसे लगाते, तब एक नाप घूमने लगेगा और तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, सॉरी विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे सारे पेयरिंग में है, इसीलिए हमारा I बराबर हमारा 0 है, इंप्लाइज करता है m हमारा 0 हो गया है। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट अ प्लेस ऑफ लैटिट्यूड 5 डिग्री एंगल ऑफ डिप इज नियरली। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस, पूरा मैग्नेट इतना बढ़िया क्वेश्चंस आया है। इसको मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मेरे ख्याल से बताने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जान चुके हैं। 5 डिग्री अक्षांश वाले किसी स्थान पर नति कोण कितना होता है। अच्छा देखो क्या होता है लैटिट्यूड क्या होता है, आपने पिक्चर सुना होगा, इतना लैटिट्यूड पे इतना वो वहाँ पे है, तो उसको सर्च करते हुए अपना पहुँच जाते हैं। वो होता क्या है, ये हमारा अर्थ है, तो ये हमारा इक्वेटर है, विषुवतीय रेखा शायद बोलते हैं इक्वेटर को। यहाँ से कोई पॉइंट इस ऐसे से मूव करोगे, ऐसे तो है नहीं, यहाँ पे घूम के इसे टालने घूमने लगोगे तुम, यहाँ पे जाके यहाँ पे तो घुसोगे नहीं, जाओगे ऐसे तो ये सेंटर है हमारा अर्थ का। तो जैसे मान लो तुम यहाँ बैठे हो A पॉइंट, तो ये जो एंगल बना रहा है इक्वेटर के साथ में, ये मान लेते हैं ये फाई बना रहा है, तो इस फाई को बोलते हैं लैटिट्यूड, अक्षांश बोलते हैं। अच्छा तो ये हमारा अक्षांश हो गया मैटर, समझ गए आप अक्षांश का मैटर क्या है। तो नति कोण क्या होता है, वो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो डायरेक्ट मैं रिलेशन बता रहा हूँ एंगल ऑफ डिप में और लैटिट्यूड में क्या होता है। लिखो tan I = 2 tan phi, इसको लिख लेना। जहां पे I तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ डिप नमन कोण है, और जो तुम्हारा फाई है वो लैटिट्यूड है, फाई तुम्हारा लैटिट्यूड है। अच्छा तो अब देखो मैं आपको कहानी बताऊं, थोड़ा सा सुनो। अब इसमें 2 टॉपिक हो, हम ऐसे लिखेंगे। देखो बहुत ही पहली बात कम है यार, 5 डिग्री कोई मतलब होता है, 5 डिग्री मतलब एकदम सट गया है, इसका बहुत छोटा है। अब सोचो अगर tan 0 जब होता है तो 0 के बराबर होता है, मतलब अगर ये थीटा हमारा बहुत छोटा है तो ये निकल के बाहर चला आता है जंप करके। जब ये बाहर जंप करके चलाता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि हमारा जो एंगल है बहुत छोटा है, तो लिख सकते हैं I = 2 phi। अरे हमेशा ना मत लिखना भाई, अगर दे दिया 30-40 तो मत ऐसे लिख देना, हो सकता है आपको 45 करके दे तो आप लगा लेना। तो I = क्या लिखेगा, 2 × 5 = 10 डिग्री। अब कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ, मैं समझ गया, कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ सर, आप मैं नहीं मानेगा सर, कैसे हम हमारे दिमाग में आएगा नहीं, हम बायो से है सर, ये एंगल कम है, कैसे समझ में आएगा। तो सुनो हम आपसे एक देखो बताते हैं, सॉरी इसको देखो बेटा, देखो होता क्या है ना कि कभी कभी क्या करेगा आपको एग्जाम में, हमेशा तो नहीं करेगा, ये आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपका नसीब बहुत अच्छा है, अगर आपका बहुत अच्छा है तो ऐसे दे देगा tan 5 की वैल्यू कुछ दे देगा, ठीक है। और जो उसकी वैल्यू आएगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आप I बराबर क्या ले सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो I = tan इनवर्स 2 tan phi। देखो tan इनवर्स 2 tan phi, तो इसकी वैल्यू निकाल के फिर इसके अलावा से तब I निकालोगे, लेकिन आपके पास कैलकुलेटर तो थोड़ी ना है, तो आप कैसे निकालोगे भाई साहब। तो इस प्रकार से हमारा 10 डिग्री सही हुआ। आई होप कि आपको समझ में आएगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, इसको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा डेरिवेशन जाएगा। tan I = 2 tan अल्फा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस पे। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, वी सॉल्व द क्वेश्चंस which is came in
AI-EEE और IIT JEM और सॉरी IIT JEE या एडवांस में। चलो ठीक है सर, तो क्या लिखा हुआ है? अब ऐसा मत घबरा देना, बहुत लोग घबरा जाएंगे, हाँ मेरे में तो आएगा ही नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, आ सकता है ये हमेशा, पूरा ये गारंटी है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। बाकी यहाँ पे तो जेई का कोचिंग तो है नहीं, या आप जेई मेंस का तैयारी कर रहे हो, आप बीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो हर एक पॉइंट आपका एकदम कमांड में होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन पे, क्या कर रहा है? इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, हैविंग सेम मोमेंटम, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के पास सेम मोमेंट है, मतलब सेम संवेग है, एक बराबर संवेग है, हिंदी में संवेग बोलेंगे, मोमेंटम मतलब संवेग होता है भाई साहब। इंटर परपेंडिकुलरली, लंबवत एंट्री करते हैं, लंबवत एंट्री करते हैं टू ए मैग्नेटिक फील्ड, देन, मतलब पूरा क्वेश्चन हिंदी में समझ लो एक बार। हिंदी वाले, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, वो कह रहा है कि दोनों के पास संवेग बराबर है और वो एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो है एंट्री मारते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में। तो वो कह रहा है कि तो क्या होगा, सुनो। अब क्वेश्चन में मत जाओ, पहले ऑप्शन पे। सबसे पहले देखो जो डाटा दिया वो सब लोग क्या निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा समझो, मैं आपको कल वाली वीडियो में बताया था, मतलब इसके पिछले वाली वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा होगा तो जाके आप देख लीजिएगा। जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंट्री लेता है तो उसका जो पाथ होता है वो सर्कुलर हो जाता है। अगर पाथ हमारा सर्कुलर हो गया तो मैंने कहा कि एक फोर्स इधर की तरफ लगता है और एक फोर्स इधर की तरफ, इसलिए दोनों बैलेंस फॉर्म में चलते हैं। ग्रेविटेशन में भी आपने ऐसा पढ़ा होगा, सेटेलाइट ऑटोलाइट वाला। अच्छा, तो जो इधर फोर्स लगता है, तो हम जब दोनों को बराबर करते हैं तो हमको क्या मिलता है? mv²/r, अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल, और इधर जो लगता है qv भी लगता है, b से भी हमारा कैंसिल हो जाता है। r क्या आता है? mv/qb। अच्छा चलो आ गया, r mv/qb हमारा आ गया। अब देखो भाई साहब, r mv/qb आया। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चंस को रिलेट करने का, फार्मूले को एक दूसरे से चिपकाने का प्रयास करो। अगर इसमें महारत हासिल हो गई तो यू विल बी द विनर, आप विजेता बनोगे। अब देखो mb मतलब क्या होता है, ये देखो p mb होता है, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे चाल, हाँ द्रव्यमान गुणे चाल। p mb, मास इंटू वेलोसिटी, यही होता है मोमेंटा। हमने लिख दिया r p/qb। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा लगा। अब देखो r हमारा किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये देखो ऑप्शन को पढ़ो। कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम, दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, तो ये तो गलत ऑप्शन है। अनडिफ्लेक्टेड तब होते हैं, जब मैंने प्रीवियस वीडियो बताया था, जब वो दूसरे के समानांतर चलेंगे। अच्छा, समानांतर मतलब मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर चलेंगे, उसके जीरो मतलब पैरेलल चलेंगे तब। तीसरा ऑप्शन, कर्व पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व देन इतना, बस इसी में छाटना है किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। अच्छा, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका पाथ ज्यादा होगा, बस ये सिंपल सी बात है। लेकिन हमको पता चल गया कि P सबके लिए सेम है। अरे हैविंग सेम मोमेंटा क्वेश्चन बोल रखा है। और ये बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? बराबर होता है कि अलग अलग होता है? हाँ बराबर होता है। नहीं पता था क्या? अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता तो फिर से देख लो। QE=QP होता है। अरे भाई साहब, तभी आप कहते हो कि कोई परमाणु उदासीन अवस्था में कब रहता, क्यों रहता है? क्योंकि जो उसके नाभिक पर चार्ज होता है, आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश के बराबर होता है। जब आप कहते हो कि न्यूक्लियस में जितने हमारे होते हैं चार्ज, वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, और दोनों मिलके प्लस माइनस पूरे न्यूट्रल बना देते हैं पूरे एटम को। तो ये सेम हो गया, और Q भी सेम हो गया, हाँ B भी सेम हो गया, R तो सबके लिए पूरा सेम हो गया, P भी सेम, Q भी सेम, B भी सेम। दैट मीन्स हाँ ऑप्शन अब तो आप तो समझ में आ गया, अब तो हम लगा ही देगा। क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। मजा आ गया? फील आया क्वेश्चन का ना? चलो आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारा एक सर्कुलर कॉइल है A, उसका रेडियस R है। वृत्तीय कॉइल है, वृत्तीय कॉइल है। कॉइल तो जानते हो, कॉइल का हिंदी थोड़ी ना पता है कि कॉइल तो आप ऐसे कहते हो ना, ऐसे गोला टाइप का। चलो ठीक है, ए का रेडियस R है, उसमें करंट कितना जा रहा है? विद्युत धारा I फ्लोइंग बह रहा है। और दूसरा कॉइल जो हमारा B है, उसका जो त्रिज्या है वो 2R है। मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश वाले तो खैर पढ़ ही सकते हैं। उसका त्रिज्या कितना है? 2R है, और उसमें करंट कितना जा रहा है? 2I जा रहा है। तो उन दोनों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, मतलब BA और BB, उनके रेशियो क्या होंगे, ये आपसे पूछना चाह रहा है।
बात समझ में आ गई? वो आपसे पूछना चाह रहा है कि रेशियो क्या होगा, सर्कुलरली कॉइल है A ऑफ रेडियस R, करंट I। अच्छा सुनो, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल की वजह से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था B इज इक्वल टू कितना होता है। आप सोचो म्यू नॉट I अपॉन 2R। जब क्वेश्चन में नहीं कुछ कहा है कि इतना सेंटीमीटर दूर, तो आप मान के चलोगे ना कि उसके सेंटर की बात हो रही है, मतलब अंदर की बात हो रही है, मतलब अंदर की बात हो रही है। क्या होगा, उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। अरे भाई B इज इक्वल टू पूरा क्या होता है, म्यू नॉट I R क्यूब अपॉन में 2R स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर की पावर में 3/2। अब B हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I अपॉन R के। अरे ये हमारा कांस्टेंट नहीं है तो हमने इसको लिख दिया। हाँ अब देखो बी ए अपॉन वी बी, आप क्या लिखोगे, आई ए अपॉन आई बी। रेडियस ऊपर हो जाएगा तो आर बी अपॉन में आर ए। अब देखो आई ए कितना है, आई ही है, आई बी कितना है, 2i है, आर बी कितना है, आर बी कितना है, 2r है, और ये कितना है, r है। आई अपॉन 2i इंटू 2r आई है, तो इस पूरा कट पिट के कितना आएगा, वी ए अरे 1/1 बराबर 1 हो, 1 आएगा। बताओ समझ में आया, समझ में, समझ में आया, समझ में, वाह वाह। ये देखो आया समझ में ना पूरा क्वेश्चंस फर्स्ट वाला। तो शायद मेरे पास क्वेश्चंस अब हो चुके हैं आज के लिए, कॉफी है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के प्यारे से कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आज का क्वेश्चन आपके लिए कैसा लगा, समझ में आया बढ़िया से। ओके, आई होप कि आप लोग कंटिन्यूटी बना के देख रहे होंगे। आपका एग्जाम भी धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, आप लोग तैयारी बहुत मन से पूरे उत्साह के साथ में करिए, जिससे इस बार आप लोग BHU के एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में सफल हो पाए। तो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, नए कॉन्सेप्ट, नए फार्मूले, नए ट्रिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।